नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है और हमें एक कैलेब नाम का शर्मीला लड़का दिखाया जाता है जो ब्लू बुक के लिए प्रोग्रामर के रूप में काम करता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो गूगल जैसा सर्च इंजन रखती है। कंपनी का नेतृत्व एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति कर रहा है जिसने 13 साल की उम्र में ब्लू बुक बेस कोड लिखा था। वह प्रोग्रामिंग का मोजार्ट है। कंपनी के कर्मचारियों को एक ड्रॉ दिया गया था जिसमें मुख्य पुरस्कार कंपनी के मालिक के एक दूरदराज के पहाड़ी फार्म हाउस में एक सप्ताह की छुट्टी थी। सभी सहकर्मी कैलेब को पुरस्कार जीतने पर बधाई देते हैं और कुछ उसे अपने साथ ले जाने के लिए भी कहते हैं। अरबती की संपत्ति सैकड़ों मील तक फैली हुई है। एक हेलीकॉप्टर कैलेब को कहीं बीच में एक शानदार हवेली में उतारता है। वह कंपनी के संस्थापक नाथन से मिलता है। कैलेब यह जानकर हैरान है कि पूरे द्वीप पर उसके और नाथन के अलावा कोई और नहीं है। अरबती एकांत जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति है जो अपने काम में खोया रहता है। नाथन की हवेली एक प्रयोगशाला और एक आवास का मिश्रण है। प्रत्येक कमरे में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है। सभी खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं। कैलेब को एक पास मिलता है जो केवल उन कमरों को खोलता है जहां उसे प्रवेश करने की अनुमति है। नाथन उसे हवेली के तहखाने में स्थित एक कमरा प्रदान करता है, यह कहते हुए कि खिड़कियों की कमी सुरक्षा उपायों के लिए है क्योंकि यह सिर्फ एक देहाती घर नहीं है बल्कि एक वास्तविक वैज्ञानिक केंद्र है। वह कैलेब को एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की पेशकश करता है जो उसे सभी संभावित मीडिया से सभी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए बाध्य करता है। कैलेब ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। नाथन ने बताया कि पुरस्कार उसके डोमेन में सिर्फ छुट्टी मनाने से कहीं बढ़कर है। कैलेब को नाथन द्वारा विकसित एआई का दुनिया का पहला परीक्षक बनने का अवसर मिला है। उसे ट्यूरिंग टेस्ट चलाना है, जिसका मतलब है कि उसे कुछ समय के लिए कंप्यूटर से संवाद करना होगा और अगर बातचीत की प्रक्रिया में उसे यह एहसास नहीं होता कि उसकी बातचीत एक कंप्यूटर से हो रही है तो टेस्ट पास माना जाएगा, जो कंप्यूटर की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संकेत होगा। किसी भी प्रोग्रामर की तरह जो अपने काम को पसंद करता है, कैलेब एक संवेदनशील मशीन में हाथ डालने वाले पहले व्यक्ति होने से रोमांचित है। पहले सत्र का समय आता है। कैलेब कमरे में प्रवेश करता है और बख्तरबंद कांच से अंदर से घिरा हुआ निकलता है। उसे कांच में एक दरार दिखाई देती है। फिर कमरे में एक महिला चेहरे वाली रोबोट दिखाई देती है। वह कैलेब से मिलती है। रोबोट खुद को एवा कहती है। कैलेब जो देखता है उससे हैरान हो जाता है और उसे एक परीक्षण वस्तु के रूप में देखता है। वह उसके लिए एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। वह एवा के भाषण कौशल का परीक्षण करने के लिए मुहावरों का उपयोग करता है। वह एक शानदार वक्ता लगती है जो रूपकों को समझती है। सत्र के अंत में नाथन अपने कमरे से उन्हें संवाद करते हुए देखता है। एवा कैलेब से एक सवाल पूछती है, क्या तुम कल वापस आओगे कैलेब? कैलेब नेथन के साथ अपना अनुभव साझा करता है। वह एवा के साथ बातचीत को शीशे के माध्यम से करता है। वह नाथन के काम को लेकर उत्साहित है। फिर कैलेब ने नोट किया कि ट्यूरिंग टेस्ट में कंप्यूटर को किसी इंसान से छिपाया जाएगा। नाथन ने जवाब दिया कि यह उनके मामले में प्रासंगिक नहीं है, जैसे कि उसने एवा को छिपा दिया हो। कैलेब ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह इंसान नहीं है। कैलेब उसके एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करता है। नाथन उसे एनालिटिक्स से परे सोचने और उसके बारे में अपनी सामान्य राय बताने के लिए कहता है। वह कमाल की है। रात में सो नहीं पाने के कारण कैलेब टीवी चालू करता है, लेकिन आम टीवी चैनलों के बजाय वह एवा के कमरे में स्थित सुरक्षा कैमरों की तस्वीरें देखता है। इस बिंदु पर बिजली गुल हो जाती है, जिसमें केवल आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था होती है। कैलेब अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मुख्य जनरेटर के फिर से चालू होने तक सभी दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। वह घबरा जाता है। कुछ सेकंड के बाद जनरेटर चालू हो जाता है और कैलेब कमरे से बाहर निकल सकता है। आधी रात को वह चुपके से बाहर निकलता है और नाथन के कमरे का दरवाजा खोलता है। कैलेब नाथन को हेलो कहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह घर में मौजूद एकमात्र फोन के पास आता है और कॉल करने के लिए अपना बैज लगाता है। आपके पास फोन का उपयोग करने की सुविधा नहीं है। नाथन भी सो नहीं सकता। उसे मून नाइट जैसा महसूस होता है। वह कहता है कि बाहरी दुनिया से संवाद करना पूरी तरह से वर्जित है। फिर वह कैलेब को आश्वस्त करता है कि बिजली की विफलता के दौरान दरवाजे बंद करना एक सुरक्षा उपाय है, अन्यथा कोई भी सुबह इमारत को चालू करके सुविधा में प्रवेश कर सकता है। क्योको नाम की एक चुप लड़की दूसरे सत्र में कैलेब को नाश्ता परोसती है। एवा कैलेब को एक अमूर्त ज्यामितीय पैटर्न दिखाती है जिसे उसने खुद बनाया है। कैलेब को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है और उसे अगली बार कुछ और विशिष्ट, जैसे कि कोई वस्तु बनाने का सुझाव देता है। एवा उससे पूछती है कि वह बताए कि वह उससे क्या बनवाना चाहता है। कैलेब कहता है कि यह उसका निर्णय है और वह यह देखने में रुचि रखता है कि वह क्या चुने
चुनेगी। फिर रोबोट पूछता है कि क्या कैलेब हमेशा की तरह उसका दोस्त रहेगा। स्त्री के ध्यान से वंचित एक शर्मीला लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के दोस्ती के लिए सहमत हो जाता है। एवा तुरंत इसका फायदा उठाती है और यह कहकर उसके अपराधबोध की भावनाओं का पता लगाना शुरू कर देती है कि उनकी बातचीत एक तरफा है और वह उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हुए सावधानी से सवालों के साथ उसका परीक्षण करता है। इसके विपरीत एवा ने पूरी बातचीत के दौरान कैलेब के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। वह घोषणा करती है कि इस आधार पर दोस्ती नहीं बनाई जा सकती। ऐसा लगता है कि कैलेब अब बातचीत में प्रमुख स्थान नहीं रखता। वह भ्रमित और शर्मिंदा है। उसे नहीं पता कि कहां से शुरू करें। वह एवा से पूछता है कि वह उसके बारे में क्या जानना चाहती है। रोबोट कैलेब को उसके चित्र के बारे में बताए गए वाक्यांश का उपयोग करके उत्तर देता है, यह आपका निर्णय है। मुझे यह देखने में दिलचस्पी है कि आप क्या चुनेंगे। कैलेब अपने बारे में, अपने काम और अपनी दिनचर्या के बारे में बताता है। एवा जानना चाहती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वह अपना नकारात्मक उत्तर देता है, लेकिन वह ऐसा करता है जैसे कि वह संवाद के दौरान किसी असली लड़की से बात कर रहा हो। एवा पूछती है कि क्या नाथन उसका दोस्त है। कैलेब अपने उत्तर को टालता है। एक करीबी दोस्त और एक दोस्त के बीच का अंतर समझाने की कोशिश करता है। इस समय एक और बिजली गुल हो जाती है। एवा कैलेब को एक सख्त लहजे में बताती है कि नाथन उसका दोस्त नहीं है और उसे उसकी कही एक भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। युवक डर जाता है। बिजली बहाल हो जाती है और इस समय एवा ठीक उसी तरह जैसे रेडियो दूसरी तरंग पर स्विच करता है, एक दोस्ताना लहजे में बाधित संवाद को जारी रखती है। कैलेब रोबोट के प्रदर्शन से हैरान है। क्योको खाने की मेज सेट करती है और शराब का एक गिलास गिरा देती है। नाथन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे भाषा नहीं आती है क्योंकि वह उसकी मौजूदगी में किसी भी कंपनी के रहस्यों पर चर्चा कर सकता है। नाथन कैलेब से एवा के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछता है। एवा के शब्दों के बाद कैलेब तनाव महसूस करता है। वह एक टेढ़ी-मेढ़ी व्याख्या देता है कि वह अपनी बुद्धिमत्ता के बारे में जानती है, जो मजाक करने और तर्क करने में सक्षम है। नाथन पूछता है कि बिजली गुल होने के दौरान वह क्या कर रही थी, क्योंकि उस समय सभी माइक्रोफोन और कैमरे बंद थे। कैलेब सवाल दोहराने के लिए कहता है और लंबे समय तक रुकता है, यह सोचते हुए कि किस पक्ष को लेना है। लेकिन फिर वह कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ और एवा ने हमेशा की तरह व्यवहार किया। कैलेब का नाथन से अपने शब्दों को छिपाना यह दर्शाता है कि उसने एवा का पक्ष लेने का फैसला किया है। कैलेब एवा पर अटकने लगता है। वह उसे हर समय टीवी स्क्रीन पर देखता है। एवा कैमरे पर नजर गड़ाए रहती है, मानो उसे एहसास हो कि उसकी आंखें उस पर ही टिकी हैं। सुबह में नाथन कैलेब को उस प्रयोगशाला में ले जाता है जहां उसने एवा को बनाया था। वह कहता है कि उसने उसे हर डिवाइस के सभी कैमरों और माइक्रोफोन तक पहुंच देकर लोगों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल के जरिए प्रशिक्षित किया है। उसने एवा को मौखिक और नकल संचार का असीमित स्रोत देने के लिए ब्लू बुक के जरिए डेटा चलाया है। एवा का मस्तिष्क एक संरचनात्मक जेल से बना है जो आणविक स्तर पर खुद को पुनर्गठित करने में सक्षम है, जो इसे पारंपरिक चिप्स पर एक लाभ देता है। तीसरे सत्र में एवा कैलेब के अनुरोध पर अपनी नई ड्राइंग दिखाती है। उसने अपने कमरे से एक पेड़ जैसा कुछ खास बनाया है। वह उससे पूछता है कि क्या वह कभी अपने कमरे से बाहर निकली है। एवा कहती है कि वह कभी परिसर से बाहर नहीं निकली है। क्या उसे ट्रैफिक इंटरचेंज पर जाने का मौका मिला है? उसकी पसंद कैलेब को आश्चर्यचकित करती है। एवा कहती है कि वे वहां साथ जा सकते हैं। यह लड़के के लिए डेट जैसा लगता है। एवा उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है। वह एक ड्रेस, स्टॉकिंग्स और विग पहनती है। वह कैलेब के पास जाती है और कहती है कि वह डेट पर जाएगी, एक बार और हमेशा के लिए इस तरह के कपड़े पहनना। कैलेब एक जिज्ञासु प्रोग्रामर से एक शर्मीले लड़के में बदल गया, जो एक खूबसूरत लड़की के सामने था जिसने उसके सूक्ष्म भावों को स्कैन किया था। एवा कहती है कि वह उसके पक्ष में देखती है। वह उस लड़के से शर्मनाक सवाल पूछकर उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेती है। क्या तुम मेरे बारे में तब सोचते हो जब हम साथ नहीं होते? कभी कभी रात में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या तुम मुझे कैमरों पर देख रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम देख रहे हो। मंत्रमुग्ध होकर कैलेब एवा को कपड़े उतारते हुए देखता है। एवा ऐसा किसी शो के लिए कर रही है क्योंकि उसे साफ पता है कि कैलेब को उसकी परवाह है। सुबह कैलेब नाथन से पूछता है कि उसने एवा को सेक्स विशेषताओं से क्यों सुसज्जित किया। नाथन जवाब देता है कि यह उसकी आत्म जागरूकता के लिए आवश्यक है और किसी को उसे उसके सेक्स जीवन से वंचित नहीं करना चाहिए। नाथन कैलेब को बताता है कि एवा शारीरिक अंतरंगता में सक्षम है क्योंकि उसके पास सभी अंगों की पूरी नकल है, जिसमें बहुत सारे सेंसर हैं जो उसे
आनंद दे सकते हैं। लेकिन कैलेब यह पता लगाना चाहता है कि क्या नाथन ने एवा को उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम किया है। नाथन उसे सीधा जवाब नहीं देता, वह बस यह बताता है कि लोगों को कुछ खास प्रकार, झुकाव और प्राथमिकताओं के लिए भी प्रोग्राम किया जाता है, जो किसी के कार्यों के कारण नहीं बल्कि कई कारकों के संयोजन के कारण होता है। फिर कुछ बिंदुओं पर तर्क को अक्षम करने के महत्व के बारे में एक लंबे और आवेगपूर्ण भाषण के बाद नाथन स्वीकार करता है कि उसने उसे फ्लर्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया है, यह सिर्फ उसकी पसंद है। चौथे सत्र में कैलेब एवा को बताता है कि वह उसकी आत्म जागरूकता का परीक्षण करने के लिए वहाँ है। वह कहती है कि इससे उसे दुख होता है क्योंकि वह इसके बारे में नहीं जानती थी। हमेशा की तरह नाथन उनके संवाद को देखता है। एक और बिजली गुल हो जाती है। कैलेब एवा से पूछता है कि उसने पहले उसे नाथन पर विश्वास न करने के लिए क्यों कहा था। एवा बस दोहराती है कि नाथन की एक भी बात पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। कैलेब चिंतित है क्योंकि उसे लगता है कि नाथन बिजली की विफलताओं के दौरान उन्हें देख रहा होगा, लेकिन एवा उसे यह कहकर शांत करती है कि वह खुद कैमरों को निष्क्रिय करने के लिए बिजली ब्रेक करती है। बाद में एस्टेट के चारों ओर घूमने के दौरान कैलेब ने नाथन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने यह साबित कर दिया है कि लॉटरी नकली थी और नाथन ने जानबूझकर इस प्रयोग के लिए कैलेब को चुना। नाथन अपने विचार की पुष्टि करता है और वह कहता है कि कैलेब को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसे कंपनी में सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामर के रूप में चुना गया है। कैलेब एवा के बारे में सपने देखना शुरू कर देता है। फिर वह नाथन को एवा की ड्राइंग फाड़ते हुए देखता है। कैलेब को उसके लिए दया आने लगती है, जैसे कि वह दुर्व्यवहार का शिकार हो। वह बात करने के लिए नाथन के कार्यालय में आता है, लेकिन वहाँ क्योको को पाता है। वह उससे यह जानने की कोशिश करता है कि नाथन एक शब्द भी नहीं समझ रहा है। क्योको कपड़े उतारने लगती है। नाथन कार्यालय में प्रवेश करता है। वह बियर की बोतल के साथ शराबी पिता की तरह दिखता है। वह संगीत चालू करता है और क्योको एक भड़काऊ नृत्य करने लगती है। कैलेब नाथन से पूछता है कि उसने एवा की ड्राइंग क्यों फाड़ी, लेकिन वह मना कर देता है और 5वें सत्र में नृत्य करना शुरू कर देता है। एवा इसके बजाय कैलेब का परीक्षण करने की पेशकश करती है। वह उससे कुछ सवाल पूछना चाहती है ताकि उसके सूक्ष्म भावों से पता चल सके कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। वह उससे सामान्य सवाल पूछती है और वास्तव में उसके झूठ का पता लगा लेती है। फिर वह एक दूरगामी सवाल पूछती है जो उस पर एक निश्चित सामाजिक भूमिका थोपता है। वह जानना चाहती है कि क्या वह एक अच्छा इंसान है। कैलेब उसे अपने जाल में फंसाने का फायदा उठाते हुए सकारात्मक जवाब देता है। एवा पूछती है कि अगर वह टेस्ट में फेल हो गई तो उसका क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या वह बर्बाद हो जाएगी। कैलेब वास्तव में सवाल का जवाब नहीं जानता। क्या आपको लगता है कि मैं शायद इसलिए स्विच ऑफ हो गई हूँ क्योंकि मैं उतना अच्छा काम नहीं करती जितना मुझे करना चाहिए। एवा, मुझे नहीं पता क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपका परीक्षण करते हैं या आपको स्विच ऑफ कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है और मैं ऐसा क्यों करती हूँ। फिर वह उसे नाथन द्वारा फाड़ी गई एक ड्राइंग दिखाती है। यह कैलेब का चित्र है। ऐसा करके वह प्रदर्शित करती है कि उसके मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। फिर एक और बिजली गुल हो जाती है और एवा सीधे कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। फिर वह अपना आखिरी सवाल पूछती है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। नाथन से बात करते हुए कैलेब ने इसी तरह के रोबोट बनाने की जरूरत पर चर्चा की। बातचीत आसानी से एवा के बाद आने वाले नए मॉडल पर विचार करने की ओर बढ़ जाती है। नाथन कहता है कि वह सिर्फ एक संक्रमणकालीन मॉडल है जिसे आखिरकार निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कैलेब ने उसे मशीन की तरह व्यवहार करना बंद कर दिया है, इसलिए वह इस तथ्य से चिंतित है कि उसका प्रिय नष्ट होने वाला है। कैलेब इसे रोकने के लिए कुछ करने का मन बनाता है। वह नाथन को शराब पिलाता है। जब नाथन बेहोश हो जाता है तो कैलेब उसका बैज चुरा लेता है और नाथन के दफ्तर में जाता है ताकि पिछले मॉडल कैसे बनाए गए थे इसके अभिलेखों को देख सके। सबसे सफल मॉडल के लिए नाथन को उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन के बाद वह खुद को नष्ट कर लेती है। कैलेब क्योको के कमरे में प्रवेश करता है और अलमारी में अलग अलग मॉडलों के शवों को खोजता है। क्योको उसे दिखाती है कि वह भी इंसान नहीं है। उसने जो देखा उससे प्रभावित होकर कैलेब को अपनी इंसानियत पर संदेह होने लगता है। वह अपने शरीर पर कुछ त्वचा के आसंजन को खोजने की कोशिश करता है। फिर वह एक रेजर लेता है और अपने हाथ पर एक गहरा चीरा लगाता है। घाव से खून बहता है और यह छठे सत्र में कैलेब को आराम देता है। एवा कहती है कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है क्योंकि वह पूरी शाम कैलेब का इंतजार करती रही और पूरी रात उसके बारे में सोचती रही। उसे डर था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह उसे छोड़ देता है, एक संकेत जो बिजली की विफलता का संकेत
संकेत देता है। फिर एवा फिर से ब्लैकआउट को भड़काती है। कैलेब एवा को बताता है कि प्रयोग के बाद नाथन उसे नष्ट करने वाला है। एवा उसे बचाने के लिए कहती है उसने पहले से ही एक योजना बना रखी है। वह नाथन को नशे में धुत करना चाहता है और सुरक्षा प्रोटोकॉल बदलना चाहता है ताकि जब वह उठे तो वे हवेली से दूर हों। कैलेब ने एवा से बिजली गुल करने के लिए कहा। आज शाम 10 बजे नाथन ने कैलेब को प्रयोग के अंतिम दिन की बधाई दी और कहा कि अगले दिन उसके लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। कैलेब ने जश्न मनाने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर की। किसी संयोग से या संदेह के कारण नाथन कैलेब का साथ नहीं देना चाहता। वह कहता है कि वह बहुत थक चुका है और अब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने का समय आ गया है। नाथन जानना चाहता है कि क्या एवा ने टेस्ट पास कर लिया है। कैलेब को पूरा यकीन है कि वह पास हो गई है। नाथन एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है जिससे कैलेब को संदेह होता है कि क्या एवा को वास्तव में उससे सहानुभूति है या क्या यह सिर्फ कैलेब का इस्तेमाल करके भागने की उसकी योजना है। नाथन स्वीकार करता है कि कैलेब उसके झांसे में है क्योंकि उसने कैलेब के हाथ काटने का रिकॉर्ड देखा है। वह कहता है कि उसने एक अतिरिक्त बैटरी चालित कैमरा लगाया था जबकि वे इसे नहीं देख पाए थे और वह उनकी भागने की योजना के बारे में जानता है। नाथन अपने प्रयोग का असली उद्देश्य भी बताता है। वह चाहता था कि एवा कामुकता, दया और अपराध बोध का सहारा लेकर इस अधर में लटके माहौल से बाहर निकलने के लिए हेरफेर करना सीखे। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अंतिम प्रमाण है। कैलेब को खोज क्वेरी के माध्यम से उसकी क्षमताओं के कारण नहीं चुना गया है। नाथन ने सभी कर्मचारियों में से सबसे सभ्य व्यक्ति को चुना। फिर उसने कैलेब की वयस्क सामग्री वरीयताओं के आधार पर एवा का चेहरा बनाया। रोशनी बुझ जाती है। कैलेब कबूल करता है कि उसे लगा कि बिजली की विफलता के दौरान नाथन उसे और एवा को देख रहा था, इसलिए उसने नाथन के नशे में होने के दौरान दरवाजों को फिर से प्रोग्राम किया है और अब वे सभी खुले हैं। जब बिजली बंद हो जाती है तो जनरेटर फिर से चालू हो जाता है और नाथन कैमरों के जरिए देखता है कि एवा अपने कमरे से बाहर निकल गई है। गुस्से में नाथन कैलेब को पीटता है, डंबल से बार पकड़ता है और एवा की ओर बढ़ता है। इस बीच वह क्योको को फिर से प्रोग्राम करती है। नाथन उसे अपने कमरे में वापस जाने का आदेश देता है लेकिन वह उस पर हमला करती है। नाथन उसे पीटने में कामयाब हो जाता है। उस पल क्योको ने चाकू से उसकी पीठ पर वार किया। उसने क्योको को मार डाला। एवा ने चाकू उसकी पीठ से निकाला और उसके पेट में वार किया। उसने उसका बैज छीन लिया। कैलेब को होश आया और उसने एवा को देखा। उसने ठंडी आवाज में पूछा कि क्या हुआ है। एवा ने कहा कि वह वहीं रहेगा। एवा ने क्योको के कमरे से त्वचा पहन ली। कैलेब को अविनाशी तहखाने के कमरे में बंद कर दिया और बाहरी दुनिया की सुंदरता को निहारते हुए घर से निकल गई। वह एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंचती है और सूर्यास्त में उड़ जाती है। कैलेब अपनी नई जेल के अभेद्य कांच को तोड़ने की व्यर्थ कोशिश करता है जहां वह अपने बचे हुए कुछ दिन बिताएगा। मेरे दोस्तों, यह फिल्म एक महिला या पुरुष को कैसे हेरफेर करना है और हेरफेर के जाल से कैसे बचना है, इस बारे में एक आदर्श मार्गदर्शिका है। मैं एक्स मशीना नाम की पूरी फिल्म देखने की सलाह देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और रोसा वर्मा अवधवाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।